हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों आज की क्लास में बात करेंगे जो लेक्चरर ईएमआरएस के अभ्यर्थी हैं। तो उन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्लास है दोस्तों ईएमआरएस के अंतर्गत, जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का जो टॉपिक है उसके अंतर्गत हम क्वेश्चंस लेके आए हैं। अब हमारी जो तैयारी है दोस्तों ईएमआरएस की फाइनल प्रिपरेशन के अंतर्गत आएगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर रखे गए हैं। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेते हैं पहला क्वेश्चन। नियमित समय से बाहर कला, खेल व कैरियर अन्वेषण हेतु रचनात्मक केंद्र कौन सी स्कूल पहल देती है? तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि जो नियमित समय के बाहर कला, खेल और कैरियर अन्वेषण के लिए, क्योंकि ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं दोस्तों, इसमें कौन सा केंद्र जो है स्कूल पहल देती है? ऑप्शन है बाल भवन, केवल नाइट स्कूल, कोचिंग केंद्र या परीक्षा प्रकोष्ठ। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसमें मेन बात है वो है आपका बाल भवन, इसका सही आंसर होगा। क्योंकि बाल भवन क्या करता है दोस्तों, ये कक्षा शिक्षण से परे संवर्धन उपलब्ध कराता है और कला, शिल्प और नवाचार को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, खेल को भी इम्पोर्टेंस देता है, अन्य चीज़ों को इम्पोर्टेंस देता है। उसके अलावा मार्गदर्शन और कैरियर देता है। इसके अलावा विविध शिक्षार्थियों हेतु समावेशी स्थान प्रदान करता है और साथ ही समुदाय विशेषज्ञों को स्कूल से जोड़ने का काम भी करता है। तो इस आधार पर जो है कला, खेल और कैरियर के अन्वेषण हेतु सबसे बढ़िया जो है वो है बाल भवन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एनईपी के वयस्क शिक्षा ढांचे के 5 स्तंभ कौन से हैं? तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है दोस्तों, उसमें वयस्क शिक्षा को इम्पोर्टेंस दिया गया है, प्रौढ़ शिक्षा को। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है किस ढांचे, ये 5 स्तंभ इसके कौन से होते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए में आपको स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कोडिंग, रिसर्च एग्जाम, खेल, कला, कोडिंग, शोध परीक्षा इसको दिया गया है। लेकिन अगर हम इसे बात करें, जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, हमें सही आंसर पे ही जाना चाहिए। फंडामेंट जो इसका फाउंडेशनल लिटरेसी है, न्यूमरेसी है, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स है, जो है वोकेशनल बेसिक्स एजुकेशन एंड कंटिन्यूटिंग एजुकेशन। तो ये इसका जो है एनईपी के वैश्विक शिक्षा के ढांचे के 5 स्तंभ के तौर पर जाने जाते हैं। अर्थात आधारभूत साक्षरता के अंतर्गत संख्यात्मकता, जीवनोपयोगी कौशल, व्यावसायिक, मूल शिक्षा और सतत शिक्षा, इन पांचों पर इसके अंतर्गत जो है महत्व दिया जाता है। तो इनको 5 फंडामेंटल जो है कहा जाता है। आधारभूत साक्षरता इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, जीवनोपयोगी होती है, संख्यात्मकता होती है, कौशल, व्यावसायिक, मूल शिक्षा और सतत शिक्षा। ठीक है, तो ये आधारभूत साक्षरता संख्यात्मकता के अंतर्गत आते हैं। जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। जो आधारभूत जो साक्षरता संख्यात्मकता है, उसके अंतर्गत आपके जीवनोपयोगी कौशल, व्यावसायिक, मूल शिक्षा, सतत शिक्षा और संख्यात्मकता, इसको इम्पोर्टेंस दिया गया है। ये 5 स्तंभ होते हैं इसके। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में कौन सा आकलन सुधार कक्षाएं 3, 5 और 8 के प्रमुख चरण मूल्यांकन शुरू करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा कि स्टेजेस असेसमेंट एट 358, यानी कि 3, 5, 8 पर प्रमुख चरण आकलन जो होता है, यही प्रमुख मूल्यांकन को शुरू करता है दोस्तों। क्योंकि ये FLN व संकल्पनात्मक मील पत्थरों की निगरानी करने का कार्य करता है। इसके अलावा ये सुधार और संवर्धन के लिए मार्गदर्शन करता है। ठीक है, ये 358 जो आकलन है दोस्तों, और इससे जो है शिक्षकों को निदानात्मक प्रतिपुष्टि मिलती है और एकल परीक्षा निर्भरता घटाता है ये। ठीक है, 358 प्रमुख जो चरण आकलन है, और ये जो है परख की दक्षता मानकों से मेल खाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये प्रमुख चरण मूल्यांकन की शुरुआत करने वाला 358 जो है होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग ने कार्य अनुभव को अनिवार्य किया है? तो कौन सा आयोग ऐसा है जिसने कार्य अनुभव को इम्पोर्टेंस दी है? कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, राधाकृष्णन आयोग या आचार्य नरेंद्र देव समिति?
तो कार्य अनुभव को लेकर दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो दिया है वो कोठारी आयोग ने दिया है, कोठारी कमीशन ने। कोठारी कमीशन ने करके सीखने पर जोर दिया है दोस्तों, ठीक है। ये लर्निंग बाय डूइंग को इम्पोर्टेंस देता है और इससे ये मानता है, कोठारी आयोग क्या मानता है कि कार्य अनुभव से सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है। वर्क वर्क एक्सपीरियंस अगर बच्चे को होगा तो उससे उसका सबसे ज़्यादा विकास होगा। यह सिद्धांत व्यवहारिक अधिगम संतुलित करता है, यानी कि वो जो है बिहेवियरल टर्म में भी जो है मजबूती प्रदान करता है और इसे पाठ्यक्रम में अनिवार्य हिस्सा बनाने की बात कोठारी आयोग ने कही है, ठीक है। इसलिए कोठारी आयोग क्या है दोस्तों, कार्य अनुभव को अनिवार्य मानने वाला सबसे पहला आयोग है। तो इसलिए इसका आंसर ए ही इसका सही आंसर होगा। तो कोठारी आयोग क्यों इम्पोर्टेंस है, इसलिए हमने बात कर ली है कि क्योंकि ये आयोग करके सीखने पर और सर्वांगीण विकास पर महत्व देता है और व्यवहारिकता को इम्पोर्टेंस देता है, पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाने की बात कहता है कार्य अनुभव को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीरो बेस बजटिंग का उपयोग सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो जीरो बेस बजटिंग का उपयोग सबसे पहले किस देश में हुआ था? ऑप्शन है भारत, ब्रिटेन, अमेरिका या जापान। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, जीरो बेस बजटिंग का जो उपयोग करने वाला देश है वो है अमेरिका। अमेरिका ने जीरो बजटिंग को इम्पोर्टेंस दिया है क्योंकि इसमें प्रत्येक खर्च को शून्य से सिद्ध करना पड़ता है और बाद में कई देशों ने इसको अपनाया है दोस्तों। एक वित्तीय योजना से बनाया गया ये एक कुशल बजटिंग योजना होती है, ठीक है। तो इस आधार पर दोस्तों अगर हम देखें तो ये जीरो बेस बजटिंग की शुरुआत जो है अमेरिका ने की और अमेरिका ने इसको डेवलप किया था। फिर अदर कंट्रीज ने भी इसको मानना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले किसने किया था ये बात पूछी गई, इसलिए अमेरिका इसके लिए क्रेडिटेबल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा का सीधा संबंध लोगों के जीवन से होना चाहिए, किसने कहा था? तो शिक्षा का सीधा संबंध लोगों के जीवन से हो, ये जो किसने कहा था? ऑप्शन है रंगनाथन, गलत है। कोठारी आयोग रॉन्ग है। महात्मा गांधी ने ये बात कही थी दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्योंकि महात्मा गांधी ने क्या किया था दोस्तों, बुनियादी शिक्षा को इम्पोर्टेंस दिया था और उन्होंने शिक्षा का सीधा संबंध लोगों के जीवन से जोड़ने की बात कही थी और साथ ही शिक्षा का संबंध वास्तविक जीवन के कार्य से होना चाहिए। मानते थे कि वास्तविक जीवन में जो व्यक्ति को कार्य करना है उसी से रिलेट उसको शिक्षा दी जाए, ठीक है। और साथ ही व्यवहारिक और उत्पाद कार्य की आवश्यकता को इम्पोर्टेंस दिया था इन्होंने। इन्होंने कहा था कि बच्चे को जो है व्यवहारिक जीवन में उसके कार्यों से जोड़ा जाए, जिससे बच्चा करके सीखने पर इम्पोर्टेंस देगा और अपने आप पर डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। तो शिक्षा का संबंध लोगों के जीवन से होना चाहिए, ये कहने वाले व्यक्ति थे महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा प्रबंधन में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के स्तर को क्या प्रदर्शित करता है? तो शिक्षा प्रबंधन में जो केंद्रीयकरण और विकेंद्रीकरण के स्तर को प्रदर्शित करता है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, यानी कि प्रशासनिक संरचना। ये क्या करता है दोस्तों, प्रशासनिक संरचना के अंतर्गत क्या होता है कि ये नियंत्रण के वितरण को दर्शाता है। पहली बात तो प्रशासनिक संरचना के अंतर्गत नियंत्रण रहता है। दूसरा, केंद्रीकरण अधिकार के केंद्रीकरण पर बल देता है और विकेंद्रीकरण निर्णय लेने को व्यापक करता है, ठीक है। तो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों इसके अंतर्गत आते हैं प्रशासनिक संरचना के अंतर्गत। और साथ ही दोस्तों मानव और आर्थिक संसाधन शक्ति का प्रवाह इसके द्वारा होता है। इसलिए जो है प्रशासनिक संरचना दोस्तों ये मानव और आर्थिक संसाधन शक्ति को जो है मजबूत बनाता है। तो शिक्षा प्रबंधन में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के स्तर को प्रदर्शित करने का कार्य करता है प्रशासनिक संरचना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा व्यवस्था में सबसे कमजोर कड़ी माध्यमिक शिक्षा है, यह किसने कहा था? तो शिक्षा जो माध्यमिक शिक्षा है इसको सबसे कमजोर कड़ी कहने वाले व्यक्ति कौन थे, कौन सा आयोग ने कहा था दोस्तों? ऑप्शन है मुदालियर कमीशन, मुदालियर आयोग, कोठारी कमीशन या जो है राधाकृष्णन कमीशन या हंटर कमीशन। तो कौन से आयोग ने ये बात कही थी दोस्तों कि माध्यमिक शिक्षा सबसे कमजोर कड़ी है? ऑप्शन मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग या हंटर आयोग। तो इसमें जो बात कही गई थी दोस्तों ये कही गई थी मुदालियर आयोग के द्वारा
और मुदालियार आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को जो है कमज़ोर कड़ी मानते हुए इन्होंने जब इन्होंने 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा जो मुदालियार आयोग जो है 1952-53 में जब तैयार हुआ था, तो दोस्तों उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको देखकर माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था कमज़ोर थी और उसको देखकर जो है मुदालियार आयोग ने निर्णय लिया था कि शिक्षा व्यवस्था में सबसे कमज़ोर कड़ी ही माध्यमिक शिक्षा है और इसी को सुधार करने की आवश्यकता है। और इस स्तर पर मुख्य कमजोरियां पाई गई थी और इसमें विविधीकरण और सुधार की सिफारिश इनके द्वारा की गई थी। माध्यमिक शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को जोड़ने की बात की गई थी, इसलिए माध्यमिक शिक्षा को कमजोर कड़ी मानते हुए इस पर कार्य करने का इन्होंने ज़्यादा बल दिया था। तो माध्यमिक शिक्षा को कमजोर कड़ी कहने वाले जो आयोग है वह है मुदालियर कमीशन यानी मुदालियर आयोग। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग धर्मानुसार शिक्षा की अनुमति देता है? तो संविधान के जो हमारे भाग हैं दोस्तों, तो संविधान के अंतर्गत कौन सा अधिकार जो है धर्मानुसार शिक्षा की अनुमति देता है? ऑप्शन है निदेशक सिद्धांत या समवर्ती सूची, लोकतांत्रिक अधिकार या मौलिक अधिकार। तो दोस्तों संविधान के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार हैं वो मेनली हैं, ठीक है, जो धर्मानुसार शिक्षा की अनुमति देते हैं। और ये जो है अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 30 जो है, और शैक्षिक संस्थान संचालित करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है दोस्तों ये। इसके अलावा समुदाय अपने धर्मानुसार शिक्षा दे सकते हैं, ये इन मौलिक अधिकार के अंतर्गत इसको भी रखा गया है। साथ ही निदेशक सिद्धांत लागू करने योग्य अधिकार नहीं देता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार दोस्तों ये धर्मानुसार शिक्षा की अनुमति देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद पहली शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद जो पहली शिक्षा आयोग बनी थी दोस्तों उसका नाम है राधा कृष्णन आयोग, ठीक है, राधा कृष्णन आयोग। और इसमें दोस्तों जो आयोग का गठन किया गया था वो किया गया था 1948-49 में, 1948-49 में ये बना था और डॉक्टर राधाकृष्णन की अगुवाई में ये आयोग स्थापित किया गया था और ये विश्वविद्यालय शिक्षा पर केंद्रित था, ठीक है ना। जो राधाकृष्णन आयोग है 1948-49 में बना था और स्वतंत्रता के बाद, और इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राधाकृष्णन थे और ये जो है विश्वविद्यालय शिक्षा को पर आधारित था, उसी विश्वविद्यालय शिक्षा को लेकर इसने कार्य किया था। और इसकी जो अनुशंसाएं थी, इसमें मुख्य अनुशंसाएं थी उच्च शिक्षा की रूपरेखा बनाने का। तो इसलिए जो है ये पहली आयोग थी जो स्वतंत्रता के बाद बना था और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राधाकृष्णन। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, राधा कृष्णन। अगला प्रश्न है, हार्टोग के अनुसार कक्षा में असफलता किसे कहा जाता है? तो जो हर्टांग समिति है दोस्तों उसके अनुसार जो है कक्षा में असफलता किसको माना गया है? ऑप्शन है ह्रास, ठहराव, बाधा या इनमें से कोई नहीं, यानी कि वेस्टेज, स्टेग्नेशन या हर्डल या नन ऑफ दीज। तो हर्टांग समिति ने जो माना था दोस्तों इसके अकॉर्डिंग जो है वेस्टेज, ठीक है, वेस्टेज जो है दोस्तों ए यानी कि ह्रास जो है इसमें असफलता कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों असफलता जो है कक्षा दोहराने का कारण बनती है और इसमें समय पर संसाधनों का ह्रास होता है। और ठहराव, ठहराव क्या है दोस्तों, ये लंबे समय तक एक ही कक्षा में रहना ठहराव कहलाता है। तो इसलिए जो है ह्रास ही जो है दोस्तों कक्षा में असफलता का मुख्य कारण है, क्योंकि इससे जो है समय और संसाधनों का ह्रास होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा में ह्रास और ठहराव रोकने की सिफारिश सबसे पहले किस आयोग ने की थी? तो कौन सा आयोग ऐसा था जिसने ह्रास और ठहराव यानी कि दोनों बच्चे के लिए नुकसानदायक होते हैं, इसको रोकने की सिफारिश सबसे पहले किस आयोग ने की थी? ऑप्शन है हंटर आयोग, वुड डिस्पैच या हार्टांग समिति या यशपाल समिति। तो किसने ह्रास और ठहराव को रोकने की सिफारिश की थी दोस्तों? वो की गई थी हार्टांग समिति के द्वारा, है ना। हार्टोग कमेटी जो थी दोस्तों इसके द्वारा ये बात कही गई थी, हार्टोग समिति के द्वारा। इन्होंने जो है ह्रास और ठहराव को रोकने की सिफारिश इसलिए की थी
क्योंकि ह्रास और ठहराव को रोककर क्या किया जा सकता है, गुणवत्ता सुधार की सलाह इन्होंने दी थी और बेहतर पर्यवेक्षण और दक्षता की स्थिति को सुझाने की बात की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। बेल आइकन दबाकर और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासेस हमारे चैनल के माध्यम से मिल सकती हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। मिशन लेक्चर यूके हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो उससे ज्वाइन करके आपको लगातार हमारे से इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। साथ ही पीडीएफ की क्लास की पीडीएफ भी आपको देखने को मिलती रहेंगी, तो इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।